नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि आज एनआईए ने देश में अब तक की सबसे बड़ी रेड की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ 15 राज्यों की 202 लोकेशन पर एक साथ छापे मारे गए। दिल्ली, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, जयपुर, उदयपुर, बारां, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर, बीड, परभनी, नांदेड़, जलगांव, जालना, मालेगांव, दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट, मंगलुरु, उल्लाल, बाजपेयी और इसके अलावा कोप्पल, दावणगेरे, शिवमोगा, मैसूरू, बेंगलुरु, मल्लपुरम से लेकर त्रिवेंद्रम, एर्नाकुलम, चेन्नई और मदुरै तक एनआईए, ईडी और लोकल पुलिस की टीमें एक साथ पहुंची। इन रेड्स में पीएफआई और एसडीपीआई के कुल 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 45 लोगों की गिरफ्तारी एनआईए ने की है। इस एक्शन की चर्चा पूरे देश में है, सबकी नजर इस पर है। सरकारी एजेंसियों का दावा है कि रेड गैर कानूनी गतिविधियों के सबूत मिलने के बाद पूरी तैयारी के साथ की गई। छापे मारने से पहले पूरा होमवर्क किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ पीएफआई, एसडीपीआई और उससे जुड़े दूसरे संगठनों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ आरएसएस का हमला बताया। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने इन रेड्स को मुसलमानों को दबाने की साजिश बताया। कांग्रेस के नेताओं ने भी लगभग इसी तरह की बातें कही। सरकारी एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पीएफआई की फंडिंग सस्पिशियस है। ज़कात का पैसा आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। अफसरों का कहना है कि पीएफआई को विदेशों से बड़ी रकम मिलती है। टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। अब सवाल है कि अगर सरकार के पास जो सबूत हैं वो कितने पुख्ता हैं। पीएफआई इतना मजबूत कैसे हो गया कि उस पर हाथ डालने से पहले सरकार को इतनी तैयारी करनी पड़ी। पीएफआई के खिलाफ रेड्स में क्या मिला, पीएफआई का इतिहास क्या है, पीएफआई के इरादे क्या हैं, इन सारे सवालों के जवाब जरूरी हैं। पीएफआई का नेटवर्क कितना मजबूत है, इसका अंदाजा आपको उन प्रोटेस्ट से लगेगा जो आज रेड्स के दौरान कुछ ही घंटों में शुरू हो गए। जिस तरह देखते ही देखते हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उसके बाद रेड डालने गए अफसरों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमानों की भलाई के नाम पर जो पीएफआई काम करती है उसकी जड़ें कहां तक पहुंची हैं और कितनी गहरी हैं। ये सब आपको दिखाऊं, इससे पहले बता दूं कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ और कितनी तैयारी के साथ हुआ। पीएफआई के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड रेड्स का नाम दिया गया था ऑपरेशन मिडनाइट। आधी रात के बाद करीब 1 बजे ऑपरेशन मिडनाइट शुरू किया और केरल से लेकर दिल्ली तक, मणिपुर से लेकर पुडुचेरी तक रेड्स हुई। 106 लोग पकड़े गए और सुबह सूरज निकलने से पहले 5 बजे ऑपरेशन पैकअप हो गया। ऑपरेशन मिडनाइट की नजर रखने के लिए होम मिनिस्ट्री में एक कमांड सेंटर बनाया गया था। ऑपरेशन के बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए देश के 6 अलग अलग इलाकों में जोनल कमांड कंट्रोल सेंटर बनाए गए थे। ऑपरेशन पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवल सीधी नजर रख रहे थे। वो इसकी पूरी जानकारी होम मिनिस्टर अमित शाह को लगातार दे रहे थे। पूरे ऑपरेशन को बेहद कॉन्फिडेंशियल रखा गया था। एनआईए के एडीजी लेवल के अधिकारी, 4 आईजी और 16 एसपी इस पूरे ऑपरेशन को उठाने का जिम्मा दिया था। एनआईए के 200 अधिकारियों की टीम को देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी के लिए भेजा गया था। पीएफआई के 202 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी के लिए राज्यों की पुलिस टीमों की मदद भी ली गई थी, लेकिन सब कुछ टॉप सीक्रेट था। पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी में एनआईए ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और कुछ राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड को भी इन्वॉल्व किया था। आशंका थी कि पीएफआई के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हिंसक प्रोटेस्ट हो सकते हैं, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इस रेड में पीएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट ओएम अब्दुल सलाम, केरल स्टेट के प्रेसिडेंट मोहम्मद बशीर, दिल्ली में पीएफआई का नेता परवेज अहमद, पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद समेत 100 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन मिडनाइट में पीएफआई के सबसे ज्यादा 22 लीडर केरल से गिरफ्तार किए गए हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र से पीएफआई के
20-20 नेता गिरफ्तार किए गए हैं। तमिलनाडु से 10, यूपी से 8 और असम से 9 पीएफआई लीडर्स अरेस्ट किए गए हैं। इन सब के नाम मेरे पास में है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा अगर नाम बताने लगूंगा। एनआईए ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज, धारदार हथियार और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुई हैं। रेड्स पहले भी होती थी, लेकिन आज जो रेड्स हुई उनकी खास बात यह थी कि एक साथ 15 राज्यों के 202 स्पॉट्स पर रेड्स हुई, लेकिन इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जबरदस्त सीक्रेसी थी, लेकिन एनआईए और पुलिस के अफसर भी यह देखकर हैरान रह गए कि रेड के कुछ ही मिनटों के भीतर बात पूरे इलाके में फैल गई और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग उस जगह पर इकट्ठे हो गए जहां छापे मारे जा रहे थे। इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएफआई का नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम कितना मजबूत है और कितने माइक्रो लेवल तक फैला हुआ है। इसीलिए तमिलनाडु का डिंडीगुल हो या केरल का मलपुरम, कर्नाटक का कलबुर्गी हो या महाराष्ट्र का नासिक, सैकड़ों लोग जमा होकर सरकार के खिलाफ, एनआईए के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हर जगह आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी हुई, एनआईए गो बैक के नारे लगे। कुछ जगहों पर तो रेड्स डालने पहुंचे अफसरों को पुलिस प्रोटेक्शन में सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। दो 2006 में जिस पीएफआई की स्थापना हुई, अब उस पीएफआई की जड़ें कम से कम 16 राज्यों में फैल चुकी हैं। इन 16 स्टेट्स के छोटे छोटे शहरों में भी पीएफआई का काडर बन चुका है। रेड्स करने से पहले एनआईए ने पीएफआई की पूरी कुंडली को खंगाल लिया था, एक डोजियर तैयार किया था, हर दफ्तर और हर नेता के बारे में डिटेल में जानकारी हासिल कर ली थी। पीएफआई की फंडिंग कहां से हो रही है, कितना पैसा आ रहा है और पैसा कहां खर्च हो रहा है, ये सब पहले पता ले लगाया गया था। इसीलिए एनआईए के अफसरों को मालूम था कि रेड होने के साथ ही विरोध शुरू हो सकता है और हो सकता था कि अफसरों को पब्लिक एंगर का सामना करना पड़े, क्योंकि पीएफआई इसे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन कहकर प्रचारित करने की कोशिश करेगी, ये पहले से पता था। लोगों को भड़काने की कोशिश करेगी, इसका भी अंदाजा था और यही हुआ। क्योंकि पीएफआई इस वक्त केरल में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव है, इसलिए सबसे ज्यादा रेड्स इन्हीं राज्यों में हुई और प्रोटेस्ट भी इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा हुआ। कर्नाटक में बेंगलुरु के अलावा मंगलुरु और कलबुर्गी में पीएफआई के सपोर्टर्स ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, कार्रवाई का विरोध किया। बेंगलुरु में पीएफआई के लीडर्स ने क्लेम किया कि पॉपुलर फ्रंट तो एक सामाजिक संगठन है, समाज की भलाई के लिए काम करता है, मुसलमानों का संगठन है, सरकार के खिलाफ बोलता है, इसलिए पीएफआई को टारगेट किया जा रहा है। आज मेन मुद्दा जो हिंदुस्तान का है, जहां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा एक खतरे में है। अगर आप देखेंगे तो हर दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। जैसे ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू करी और बहुत सारे लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी, तो इन लोगों को लगा कि ये एक अपोजिशन बनने जा रहे हैं और इनको टारगेटेड करके इनको ख़त्म करने की एक साजिश आरएसएस और ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। पॉपुलर फ्रंट की जो शुरुआत है वो केरल से हुई थी, इसकी ज़्यादातर लीडरशिप भी केरल से है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक भी पॉपुलर फ्रंट का बड़ा अड्डा बन गया है। खास तौर से केरल से लगे इलाकों में पीएफआई ने मुस्लिम समुदाय के बीच मजबूत पकड़ बना ली है। एनआईए और पुलिस ने कर्नाटक से 20 पीएफआई नेताओं को अरेस्ट किया है। प्रोटेस्ट भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही हुआ। पीएफआई के सैकड़ों सपोर्टर्स बेंगलुरु में अपने नेताओं के घरों के बाहर जमा हुए।
उन्होंने दावा किया कि कोविड-19 के दौरान इस संगठन ने लाखों लोगों की मदद की। क्योंकि वो मुसलमानों के मुद्दे उठाता है, हुकूमत के जुल्म और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश करता है, इसीलिए पीएफआई नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। सर, ये 5-6 सालों से लगातार हमारे पर टारगेट किया जा रहा है। तो ईडी भी हमारे पास रेड की है, एनआईए की इंक्वायरी हुई है, सब बेबुनियाद है, कुछ भी नहीं मिला है। डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, ये हमारा हक है। सर, आज तक के कोसा भी केस है नाकाम हुआ है, कोई भी बताने में प्रूफ नाकाम हुई। मैंने आपको रेड्स के बाद पीएफआई के कार्यकर्ताओं की बात सुनवाई है। ऐसे बहुत सारे और बयान मेरे पास में हैं। आपने गौर किया होगा कि बयान देने वाले अलग अलग हैं, अलग अलग जगह के हैं, लेकिन बात एक ही कह रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अफसरों ने यही बात बताई कि पीएफआई खुद को मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करने वाला संगठन बताता है, लेकिन पीएफआई बहुत ही चालाकी से सिर्फ पढ़े लिखे मुसलमानों को भर्ती करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है, उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाता है। लेकिन उसका सूचना तंत्र बहुत मजबूत है, इसलिए जैसे रेड हुई तुरंत मैसेज चला गया, इससे मुसलमानों के खिलाफ सरकार का एक्शन बताया, और वही हुआ। उसी तरह की नारेबाजी शुरू हुई और कार्यकर्ताओं ने एक ही तरह के बयान दिए। एनआईए ने एंटी टेररिज्म स्क्वाड की मदद से 15 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया। सरकारी एजेंसियों ने पीएफआई के खिलाफ जो डोजियर बनाया है उसमें साफ साफ लिखा कि पीएफआई पढ़े लिखे मुसलमानों को ये कहकर भड़काता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बाबरी ध्वंस के वीडियो दिखाकर भड़काया जाता है। जांच एजेंसियों को ये पता लगा था कि पिछले कुछ वक्त से यूपी में पीएफआई की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। सीए बिल पास होने के बाद पीएफआई ने दिल्ली, यूपी, एमपी और राजस्थान में अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी थी। दिल्ली में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट और दिल्ली के दंगों में पीएफआई का रोल सामने आया था, इसके सबूत मिले। इसी साल जून में कानपुर में जो दंगा हुआ उसमें भी पीएफआई के फुटप्रिंट्स पुलिस को मिले थे, और नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए उसमें भी पीएफआई का हाथ पाया गया था। इसीलिए पॉपुलर फ्रंट के 8 वर्कर यूपी से गिरफ्तार किए गए। इसके खिलाफ कानपुर और लखनऊ में पीएफआई समर्थकों ने प्रोटेस्ट किया। कानपुर में तो नेशनल हाईवे जाम करने की कोशिश की। जाम खुलवाने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। राजस्थान में पिछले 1 साल के दौरान कई बार हिंसा हुई। करौली में शोभा यात्रा पर हमला हुआ, जोधपुर में दंगे की स्थितियां बनी, हत्याएं हुई, उदयपुर में कन्हैया लाल का गला रेत दिया गया। जो भी लोग पकड़े गए कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन पीएफआई से निकला। कोटा में पीएफआई ने अपना कैंप लगाया था, इसलिए आज एनआईए ने उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बारा और कोटा में पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे। इसके 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। इसके खिलाफ बारा, कोटा और जयपुर में प्रदर्शन हुआ। पीएफआई के सपोर्टर्स का कहना था कि उनका संगठन तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का विरोध करता है, सरकार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऐसा संवैधानिक संगठन है जो संवैधानिक तौर पर रजिस्टर्ड होकर अपना काम कर रहा है, और कहीं भी इसकी गतिविधियों में कोई संदिग्ध या उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं अब तक। लेकिन फिर भी हर किसी घटना के बाद में उससे पीएफआई को जोड़ना और पीएफआई का उसके साथ नाम लेना, ऐसा एक शगल बन गया है। और पीएफआई को जो बदनाम करने की साजिश एक छोटे पैमाने पर थी, उसने अभी एक बड़ा रूप ले लिया है। अभी हर किसी केस में, हर किसी काम में, हर किसी घटना के पीछे पीएफआई को बताकर उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती, लेकिन उसका सबूत आज तक, जितने भी बदनाम करने वाले खबरें हमें मिली है, उसका सबूत आज तक कोई पेश नहीं कर पाया। ना तो मीडिया पेश कर पाया, ना एजेंसियां पेश कर पाई।
पिछली बार भी ईडी ने छापेमारी की थी, पूरे देश भर में छापेमारी की थी, लेकिन आज तक उस घटना को 2 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है क्यों छापेमारी की थी, वहाँ से क्या मिला, उसका क्या आगे बना, कोई उसके बारे में बात नहीं करता, सिर्फ छापेमारी होती है। पीएफआई ने जो डोजियर तैयार किया था उसमें यहां तक लिखा था अगर कोई काडर पकड़ा जाता है तो उससे क्या कहना है, क्या बताना है। आज रेड्स के बाद पीएफआई के लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया, जिस तरह से नारे लगाए, जिस तरह के बयान दिए, उससे पीएफआई के विजन 2047 डॉक्यूमेंट की याद आ गई। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद में पीएफआई के एक वर्कर को अरेस्ट किया गया था जो कराटे सिखाने के नाम पर सिर काटने का पाठ पढ़ा रहा था। हालांकि जब आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन मिडनाइट की खबर फैली तो पीएफआई के सपोर्टर सड़कों पर उतरे और दावा करने लगे कि पॉपुलर फ्रंट तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे तो बस मुसलमानों की बात करने के लिए परेशान किया जा रहा है। आज सुबह हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एनडब्ल्यूसी मेंबर जनाब अब्दुल वारिस साहब के घर पर यहाँ और तेलंगाना में उनके घर पर दोनों घर पर राइड एनआई के जानिब से हुई है। तो इसमें तकरीबन 3:30 बजे से ये 6:15 बजे तक ये राइड चली है। तो इसमें इनको 2 चीज़ मिले हैं, एक हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो राइड चल रहे हैं, ये सब एक डराने की साजिश चल रही है। एनआईए का कहना है कि पॉपुलर फ्रंट की आइडियोलॉजी वही है जो सिमी और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन की रही है, लेकिन वर्क स्टाइल और स्ट्रेटजी के मामले में पीएफआई सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से बहुत अलग, बहुत आगे है। पॉपुलर फ्रंट की रणनीति है कि टेक्नोलॉजी में मास्टर, कानूनी पेचीदगियों के माहिर, पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों की ऐसी फौज तैयार की जाए जो कानूनी पचड़े में फंसे बिना भारत में इस्लामिक तौर तरीके लागू कराने के लिए लड़ें। इसके लिए पीएफआई ने कई सारे संगठन बना रखे हैं, उनमें एक है एसडीपीआई। आज रेड्स में एसडीपीआई के 6 मेंबर्स भी गिरफ्तार हुए, लेकिन एसडीपीआई के वाइस प्रेसिडेंट शरफुद्दीन अहमद ने कहा उन्हें पीएफआई से क्या लेना देना। एसडीपीआई अलग ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, संविधान का पालन करता है, लेकिन एसडीपीआई के लोग इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं जो आरएसएस को पसंद नहीं है। ये जो एनआईए है और ईडी, ये आज से नहीं, पिछले तकरीबन 2 साल से पीएफआई और एसडीपीआई के तमाम जिम्मेदारान का इंट्रोगेशन कर रही है और उन्होंने आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई है। पीएफआई में मैं नहीं हूँ, ना मैं उनके बारे में जानता हूँ। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में हूँ जिसका नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है, एसडीपीआई अपने जो अकाउंट्स है हमेशा जारी करती है और वो पब्लिक डोमेन में है। इन्होंने आज तक उस सिलसिले में कोई कार्रवाई कानूनी नहीं की है। अगर कोई भी चीज़ एसडीपीआई के ख़िलाफ़ थी तो इन्हें बाकायदा एफआईआर करना चाहिए थी। ये किसी भी केस में जो पुराना फंडिंग का केसेस होता है उसको एसडीपीआई और पीएफआई के साथ टाई कर देते हैं। पीएफआई एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अलग रजिस्ट्रेशन है, उसका अलग एक अपना स्ट्रक्चर है, एसडीपीआई का अलग स्ट्रक्चर की। आज ये सवाल बार बार पूछा गया कि आखिर जब पीएफआई इतना खतरनाक संगठन है तो उसे बैन क्यों नहीं किया जाता। इसका जवाब मैंने जांच एजेंसियों के अफसरों से मांगा। जवाब यह मिला कि सिमी को बैन करके क्या हुआ, पीएफआई बन गया। पीएफआई ने पहले ही अपने कई संगठन बनाए हुए हैं। पीएफआई सामाजिक संगठन के तौर पर रजिस्टर्ड है। एसडीपीआई पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है। इसी तरह कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई का स्टूडेंट विंग है, लेकिन अलग संगठन के तौर पर रजिस्टर्ड है। पीएफआई ने ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के नाम से मौलाना मौलवियों का एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। धर्मांतरण के लिए जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनके लिए पीएफआई ने सत्य सारणी एजुकेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रखे हैं, जहां पर लोगों को इस्लाम की, इस्लामिक कायदे कानूनों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह पीएफआई ने महिलाओं का एक संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम है नेशनल विमेन फ्रंट। इसी तरह एम्पावर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन,
नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल जैसे 8 से ज्यादा संगठनों का अलग रजिस्ट्रेशन पीएफआई ने करवाया हुआ है। अफसरों का कहना है कि किस किस को बैन करेंगे, इसलिए पीएफआई को बैन करने के बजाय इसकी गतिविधियों को काबू में करना जरूरी है और आज एजेंसियों ने वही किया। सिक्योरिटी एजेंसीज को एंटी नेशनल एक्टिविटीज को रोकने के लिए 2 रास्ते सबसे बेहतर लगते हैं। एक तो एक्टिव मेंबर्स को पकड़कर जेल में डाला जाए और दूसरा पैसा मिलने के, फंडिंग के रास्ते बंद किए जाएं। जब पीएफआई के फाइनेंशियल सोर्सेज के बारे में जांच शुरू हुई तो जो बातें सामने आई उन्हें देखकर अनुभवी अफसर भी हैरान रह गए। पता लगा कि पीएफआई को विदेशों से बेशुमार पैसा मिलता है। पीएफआई इस्लाम के लिए काम करने का दावा करता है, इसलिए वो देश में भी ज़कात इकट्ठा करता है। इसे पीएफआई ने अपनी आमदनी का सबसे बड़ा सोर्स बना लिया है। जानकारों के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बड़े नेता अक्सर गल्फ कंट्रीज का दौरा करते हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और इराक जाते हैं। पीएफआई के नेता टर्की का दौरा भी कई बार कर चुके हैं। इन देशों से पीएफआई को पैसा मिलता है। ईडी को इस बात के सबूत मिले हैं। पीएफआई से जुड़े बैंक अकाउंट्स में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा हुई थी। इनमें से 30 करोड़ रुपए तो कैश में मिले, यानी संगठन का बैंक बैलेंस किसी कंपनी से कम नहीं है। पिछले महीने ईडी ने पॉपुलर फ्रंट के 22 बैंक खाते फ्रीज कर दिए थे। पुराने पुलिस अफसर हैं जो पीएफआई को जानते हैं, वो बताते हैं कि पीएफआई के लोगों को पकड़ना, उनके खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं है, क्योंकि पीएफआई के लोगों को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि सबूत कैसे मिटाने हैं, बिना सबूत छोड़े अपना काम कैसे करना है। जब दिल्ली दंगे हुए थे फरवरी 2020 का, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया गया था, उसमें पीएफआई जहां जहां दंगे हुए थे वहां पे पीएफआई के फुटप्रिंट्स थे, वहां पे उनके लोग पाए गए। और ये इतने चालाक होते हैं कि जैसे दंगे शुरू हुए वो वहां से निकल जाएं, ताकि उनकी किसी प्रकार से पुलिस के पास उनकी शमूलियत की कोई प्रूफ ना मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएफआई बेसिकली पहले साउथ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव थी। जब सिमी के खिलाफ एक्शन हुआ, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने सिमी के खिलाफ एक्शन किया, उसको चकनाचूर किया, तो पीएफआई ने अपनी फुटप्रिंट नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ाने की कोशिश की। जब भी ऐसे मौके मिले उन्होंने दंगे कराने के लिए, और इस प्रकार से ऑपरेट भी करते हैं। इनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो उनके एक छोटे कार्यकर्ता भी होते हैं। एक ऐसे ही किसी इन्वेस्टिगेशन में जब उनके पीएफआई के ऑफिस में जब गए तो एक छोटा कार्यकर्ता जो कि वहाँ सफाई कर रहा था वो पाया गया, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट के नाम से था। ये बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल नहीं करते, ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, ताकि इनकी फुटप्रिंट कहीं मिले। आज की रेट पर सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया। एनआईए के अफसरों ने भी कुछ नहीं बोला। पीएफआई के जितने भी कार्यकर्ता या नेता सामने आए, सबने यही कहा कि खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियां खामोश हुए हैं। मुसलमानों पर आरएसएस और बीजेपी के जुल्म के खिलाफ ये लोग बोलते क्यों नहीं? हालांकि उनकी बातों का ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता जरूर बोले। तारिक अनवर ने कहा कि सिर्फ पीएफआई पर एक्शन हो रहा है, अगर बजरंग दल और वीएचपी पर भी एक्शन होता तो लगता कि मामला निष्पक्ष है। उन तमाम संगठनों पर जो इस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होती तो देश को यकीन होता है कि सही मानों में सरकार देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है। बजरंग दल के ख़िलाफ़, हिंदू सेना के ख़िलाफ़, या ऐसी तमाम जो जमायतें हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो खुलेआम दंगे की बात कर रहे हैं, नरसंहार की बात कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और कार्रवाई एक संगठन को उसके लिए निशाना बनाया जा रहा है। तो सबूत मिले हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो खुलेआम, जिसको कहा जाता है कि लोगों के अंदर एक घृणा पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती तो बेहतर होता।
इस मुद्दे पर राहुल गांधी से भी सवाल पूछा गया। राहुल गांधी ने पीएफआई का नाम तो नहीं लिया, कहा कि जो भी कम्युनल लाइन पर चले, जो नफरत फैलाए, उन सबके खिलाफ बिना भेदभाव के एक्शन होना चाहिए। All forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism regardless of where it's coming from. राहुल गांधी ने सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक्शन की बात की, लेकिन बिहार में उनके सहयोगी दल आरजेडी ने सरकार के नियत पर सवाल उठाया। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा, लोगों को गिरफ्तार करके 2-2.5 साल तक जेल में रखा जाता है, चार्जशीट भी दायर नहीं होती। हमें दुख है, बीते कुछ वर्षों में एजेंसीज तब एक्टिव होती हैं जब हेडलाइन मैनेजमेंट करना होता है। हम चाहते हैं कि कोई भी अनुसंधान हेडलाइन मैनेजमेंट की दीवार को लांघे। अक्सर ये दीवारें लांघी नहीं जाती है। और हाँ, पीएफआई की तरह और भी कई संगठन, उन संगठनों की भी गतिविधियां संदिग्ध हैं। तो मैं समझता हूँ कॉकआइड व्यू ना हो, एक सर्वांगीण दृष्टिकोण से इसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाइए। क्योंकि अगर कम्युनलिज्म ए के विरोध में हम करें तो हम बी के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। कई ऐसे संगठन हैं जो अपने आप को नकली राष्ट्रवाद का चोला पहने हुए हैं, उनका चोला उतरवाया जाए। आप इस कार्रवाई को जो आज आपने किया उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाइए। क्योंकि हम देख रहे हैं कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2-2 साल 2.5 साल से चार्जशीट नहीं हो रही है, डिटेंशन में। क्या है ये? कानून का राज तो नहीं है ना। बस अब एक ऐसे दृष्टिकोण से काम करिए जहां किसी को कोई शक सुबह ना हो, कोई ये ना समझे कि आपकी नीति में खोट है, नीयत में खोट है। जब बिहार के नेता इतनी सारी बातें बोले तो उन्हें जवाब दिया बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएफआई आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिश कर रहा है, और मोदी विरोधी या तो खामोश हैं या पीएफआई का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब एक्शन शुरू हो गया है, जो भी देश के खिलाफ काम करेगा कोई नहीं बचेगा। फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग, नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। ये बिहार खास करके स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बनते जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है और ये संरक्षण के कारण यहां फलता फूलता है। जिन नेताओं के बयान आपने सुने पीएफआई को लेकर, जो उन्होंने कहा वो सुपरफिशियल है, उनकी अपनी राजनीति की वजह से है। वो तो पीएफआई को सिर्फ अपनी सियासत की नजरों से देख रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने इस मामले की गंभीरता को समझा और एक सधा हुआ कैलकुलेटेड एक्शन लिया और इसे कॉन्फिडेंशियल रखा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वो जानते हैं कि पीएफआई एक हाईली पॉलिटिसाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास एक मजबूत संगठन है, नए जमाने का डिजिटल नेटवर्क है और इसके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं है। मैं आपको पीएफआई की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि संगठन के इरादे कितने खतरनाक हैं। जब सिमी को बैन किया गया था तो उसके ज्यादातर लोगों ने मिलकर पीएफआई बना लिया। पीएफआई ने मुसलमानों को फिर से संगठित करने, युवाओं को बरगलाने और उन्हें हथियारों और डिजिटल डोमिनेशन की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। पॉपुलर फ्रंट पर आरोप है कि उसने केरल में सांप्रदायिक सियासत की। सीपीएम और आरएस के कई वर्कर्स की हत्या में पीएफआई का नाम आया। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दिया था
इसमें केरल के 27 सियासी मर्डर्स में पीएफआई का हाथ होने का दावा किया गया था। इसी एफिडेविट में केरल सरकार ने बताया था कि 2012 तक अकेले केरल में हुई 106 सांप्रदायिक घटनाओं में पीएफआई का कनेक्शन पाया गया था। 2015 में पीएफआई के 13 वर्कर्स को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पीएफआई के इन कार्यकर्ताओं ने पैगंबर साहब के अपमान का आरोप लगाकर एक प्रोफेसर का हाथ काट डाला। दस्तावेज बताते हैं कि पीएफआई भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है और इसके लिए 2047 की डेडलाइन तय की गई है। पीएफआई ने विजन 2047 नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए क्या क्या करना है वो डिटेल में बताया गया है। क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं ये समझाया गया है। कैसे अपने काडर को सरकारी नौकरियों में घुसाना है, कैसे बड़ी संख्या में अपने मेंबर्स को फौज में भर्ती कराना है और कैसे सरकारों में अपनी भागीदारी बढ़ानी है। इसका पूरा प्लान इस डॉक्यूमेंट में दर्ज है। हाल फिलहाल में पीएफआई की सबसे ज्यादा चर्चा हिजाब पर हुए प्रोटेस्ट को लेकर हुई थी। कर्नाटक में कॉलेजों में हिजाब के खिलाफ, हिजाब पर बैन के खिलाफ पीएफआई ने कर्नाटक में ही नहीं बल्कि यूपी और राजस्थान से लेकर कई राज्यों में प्रदर्शन किए। हिजाब पहनने को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताया। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कॉलेजेस में हिजाब बैन के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया और मुस्लिम संगठनों ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 10 दिन तक चली और आज कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज जा सकती हैं या नहीं। हैरानी की बात है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, जरूरी हिस्सा है, इसलिए स्कूलों में, कॉलेजेस में भी मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। लेकिन ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, यहां शरिया कानून लागू है। इसके बाद भी ईरान की लड़कियां हिजाब पहनने की पाबंदी के खिलाफ अपनी सरकार से लड़ रही हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट इतने बड़े पैमाने पर फैल गए हैं कि वहां की सरकार घबरा गई है। विरोध को दबाने के लिए लोगों पर जुल्म हो रहे हैं। अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। ज्यादातर लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई है। ईरान में महिलाओं पर बहुत सारी पाबंदियां हैं जिसके खिलाफ विरोध की आग तो पहले से भड़क रही थी और इस आग को भड़काया 22 साल की महासा अमीनी की मौत ने। ठीक से सिर न ढकने के आरोप में महासा अमीनी को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में उनकी जान चली गई। इसके खिलाफ पूरे ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए जो अब ईरान के ज्यादातर शहरों में फैल गए हैं। पूरी दुनिया में प्रदर्शनकारी इन महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं। महासा अमीनी कुर्दिश मूल की थी, इसलिए सबसे उग्र प्रदर्शन ईरान के उन शहरों में हो रहे हैं जहां कुर्दिश मूल के लोगों की तादाद ज्यादा है। कंपल्सरी हिजाब के विरोध में लड़कियां अपने हिजाब जला रही हैं, बाल कटवा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी झड़प हो रही है। ईरान की महिलाएं कह रही कि हिजाब पहनना कंपल्सरी नहीं बल्कि ऑप्शनल होना चाहिए। विरोध की वजह से किसी महिला को अपनी जान गंवानी पड़े, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महासा अमीनी की निर्मम हत्या ने ईरान की महिलाओं में जागरूकता पैदा करती है। उन्होंने पुलिस के दमन के खिलाफ कमाल की हिम्मत दिखाई है। सड़क पर उतरी हर महिला कहती है मैं मरने के लिए तैयार हूं। वो कहती है हमें लगता है कि हिजाब एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, औरतों को दबाने का एक हथियार है। और ये दुख की बात है कि ईरान की इन महिलाओं को दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वालों का साथ बहुत देर से मिला। 5 दिन की खामोशी के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज मुंह खोला और कहा कि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसक तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि हमारे पास एविडेंस है कि ईरान में महिलाओं की आवाज को दबाने के लिए मेटल पैलेट्स का, टीयर गैस का, वाटर कैनन का और लाठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह बात कहने में बहुत देर लगाई, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने वर्ल्ड लीडर से अपील की है कि वो ईरान की पुलिस के इस दमन के खिलाफ आवाज उठाएं। ईरान में हिजाब महिलाओं की आजादी का प्रतीक बन रहा है, लेकिन हमारे देश में हिजाब को हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का हथियार बनाया जा रहा है। अच्छी बात यह कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं और मुसलमानों की दूरियां कम करने की पहल की है, शुरुआत की है। आज मोहन भागवत दिल्ली की एक मस्जिद में गए। मस्जिद में जाकर उन्होंने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। इसके बाद मोहन भागवत आजाद मार्केट के पास तजवीजुल कुरान मदरसे में भी गए। मदरसे में पढ़ रहे करीब 300 बच्चों से बात की। मोहन भागवत मस्जिद में आए। इससे मौलाना इलियासी इतने खुश हो गए कि उन्होंने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बता दिया। कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच भरोसा कायम करने के लिए संघ प्रमुख जो काम कर रहे हैं उसका असर जरूर होगा। परम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता का हमारे पास आना, राष्ट्र ऋषि का हमारे पास आना, ये सौभाग्य की बात है। हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, यही हमारा पैगाम है। इसी पैगाम के निमंत्रण पर वो यहाँ पहुँचे। मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह से देश आज हमारा आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने जिस तरह से सबको साथ लेके चलने की बात की है, इससे यही पैगाम है कि हम सब एक हैं, हम सब एक होकर रहें। इसी पैगाम को आम करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से आज पूरे विश्व के अंदर हमारे देश की जिस ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि इस समय हम सब मिलकर भारत की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी दें, जिससे कि हमारा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़े और आगे बने। उसमें हम सबको प्रयास करना। हालांकि आरएसएस ने मोहन भागवत के मस्जिद में जाने को सामान्य बात बताया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि संघ प्रमुख सभी धर्म के लोगों से मिलते रहते हैं और यह संवाद चलता रहता है। जो इलियासी साहब है, उन्होंने बहुत दिन पहले पूजनीय सरसंघचालक जी से मिलकर निमंत्रण दिया था। वो बहुत दिन से पेंडिंग था और इसीलिए उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए वो उनसे मिलने गए थे। और ये संघ के पूजनीय सरसंघचालक समाज जीवन के सभी प्रकार के लोगों से मिलते रहते हैं और एक संवाद की जो सामान्य प्रक्रिया सतत संघ के द्वारा चलती रहती है, उसी का एक हिस्सा है ये। तो जो भी लोग ऐसा मिलना चाहते हैं तो संघ अपनी तरह से संवाद के लिए खुला है और बिल्कुल एक तरीके से समाज जीवन के सौहार्द की दृष्टि से चर्चाएं चलती रहती है। मोहन भागवत ने जो कहा और जो किया वो कोई नई बात नहीं है। वो तो पहले भी कह चुके हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं, दोनों की विरासत एक है, दोनों का डीएनए एक है, सिर्फ इबादत के तरीके अलग अलग हैं। मोहन भागवत ने, आपको याद होगा, यह भी कहा था कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, तकरार की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत से हिंदू नेता मोहन भागवत की ऐसी बातों से नाराज हो जाते हैं। वो मुसलमानों की कट्टरपंथी सोच का एग्जाम्पल देने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश की शांति के लिए, भाईचारे के लिए मोहन भागवत का रास्ता बिल्कुल सही है। झगड़ों से, तकरार से कोई रास्ता नहीं निकलता, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। रास्ता निकलता है आपस में मिलने जुलने से, बातचीत करने से। मोहन भागवत मस्जिद में जाकर मुसलमानों को गले लगा रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड में आरएसएस के नाम पर हिंदुओं के मंदिर पर हमले हो रहे हैं। बर्मिंघम में दुर्गा मंदिर के बाहर करीब 200 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों ने हंगामा किया था। हंगामे की वजह दुर्गा मंदिर में साध्वी ऋतंबरा के प्रोग्राम को बताया गया था। मुसलमानों के विरोध के बाद इंग्लैंड में साध्वी ऋतंबरा के कार्यक्रमों की परमिशन रद्द कर दी गई। हैरानी की बात है कि साध्वी ऋतंबरा को ब्रिटेन में
ट्रांजिट की परमिशन भी नहीं दी गई। साध्वी ऋतंबरा ने बताया कि उन्हें अमेरिका से इंग्लैंड जाना था, लेकिन जब ट्रांजिट की परमिशन भी नहीं मिली तो उन्हें न्यूयॉर्क से डायरेक्ट इंडिया वाली फ्लाइट लेनी पड़ी। वहाँ पे कुछ मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने इस तरह का वातावरण बनाया कि हमें जो है हमें ऐसे मुस्लिम समाज के प्रति हेट है। हम नफरत करने वाले लोग नहीं हैं। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपना अधिकार मांगना अगर कोई पाप है, अपराध है, ये तो सब जानते हैं, वो तथ्य और सत्य सब जानते हैं। हमें वो स्थान कोर्ट के माध्यम से मिला। सकते हैं कि वहाँ के जो हालात अच्छे नहीं है इस वजह भी, लेकिन वजह जो लोग जश्न मना रहे हैं कि साध्वी ऋतंबरा को हमने आने नहीं दिया, वो अपने सफलता का जश्न मना रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, असत्य का सहारा लिया, भय और हिंसा के बल पर वो सफल हुए हैं। भय और हिंसा के बल की सफलता नहीं होती है। वहाँ कार्यक्रम थे, 5 जगह पे मेरे कार्यक्रम थे, तो वो सारे पोस्टपोन हो गए और वो पोस्टपोन पहले ही कर दिए गए थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि मैं भारत सीधा आ जाऊं, लेकिन फिर जब मैं एयरपोर्ट LA के पहुंची तो पता चला कि वहाँ हम ट्रांजिट भी नहीं कर सकते लंदन से। तो फिर मेरी टिकट बदल के अगले दिन न्यूयॉर्क से फिर मैं भारत आई। साध्वी ऋतंबरा अपना प्रोग्राम रद्द होने से ज्यादा निराश इस बात से हैं कि ब्रिटेन में हिंदुओं पर, मंदिरों पर हमले बढ़ रहे हैं और साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए वोट बैंक के डर से नेता उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे हिंदू समाज को इतना भयभीत किया गया है। आप देख लीजिए कि दुर्गा भवन में ही 3 बार प्रदर्शन हो चुके हैं और ऐसी ताकतें जो हैं वो वोटों के बैंक हैं और इसीलिए राजनीतिक लोग भी उनके सामने बेबस हैं, मूक हैं, उनके इशारे पर उनके कंट्रोल में हैं। इस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। तो मैं तो समझती हूँ ये वो कट्टरपंथी विचारधारा है जो दूसरे को स्वीकार करना जानती नहीं, उन्हें सहधर्म निभाना आता ही नहीं। ये आग हमारे दरवाजे, हमारे द्वार पर ही नहीं, ये हमारे आस्था के हृदयों के अंदर प्रवेश कर रही है। ये बहुत चिंता और चिंतन का विषय है। जिस तरह का व्यवहार हिंदू समाज के साथ हो रहा है और हमारे मंदिरों पे जिस तरह आक्रमण हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। साध्वी ऋतंबरा जो कह रही हैं उसके सबूत भी सामने आए हैं। लेस्टर से शुरू हुआ ये सिलसिला बर्मिंघम तक पहुंच गया। हिंदुओं को खुलेआम धमकी दी गई, हिंदुओं को कच्चा चबाने की बात कही गई। You come in our area. We don't care what group you belong to, but we are people who are from Birmingham who will eat you alive. So you and your boys and you want to attack Muslims, we will defend their honor. When we will defend the honor of Muslims. And if Muslims are walking on the streets and they're getting attacked by individuals who are terrorists, who say they're peacemakers, vegans, vegetarians, we pathetic individuals, then we're ready to deal with you and give you the respect that you deserve. You've been watching too much Bollywood movies, Shah Rukh Khan, watching too much Bollywood films and thinking they could come on the streets of Birmingham, come in the streets, our ends and come deal with us. We will teach you and we'll give you the respect that you deserve. So you want to beef with us? Come bring it to the streets and we will show you and we will give you the respect that you deserve. हालांकि इस मामले को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया है। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत सरकार ने चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर के सामने यह मुद्दा उठाया है। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा कि लंदन में इंडियन हाई कमीशन ने मंदिरों पर हमले को लेकर ब्रिटिश अथॉरिटी से बात की है। ब्रिटेन की सरकार ने सख्त एक्शन का भरोसा दिलाया है। हमारा उच्चायोग और यूके अथॉरिटीज के साथ कांटेक्ट में है कि ये हमलों को किस तरह से रोका जाए और रोकने के लिए और इन अपराधियों को खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ब्रिटेन सरकार के संपर्क में है, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम विदेश मंत्री कल अपने यूके काउंटर पार्ट से भी कल मिले थे, उसमें भी यही रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने एक ट्वीट भी डाला है, आपने देखा होगा। ऐसा लगता है कि ये सारा ड्रामा साध्वी ऋतंबरा के प्रवचन को रोकने के लिए किया गया। ये सारी नारेबाजी, पत्थरबाजी लोकल गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने के लिए की गई। और दुख की बात यह कि अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी बड़ी बातें करने वाले मुल्क के नेता
कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में आ गए। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि ब्रिटेन के प्रशासन ने इस मामले की गहराई और सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। और अब बात करते हैं देश की सियासत की। इस वक्त कांग्रेस में सिर्फ पार्टी अध्यक्ष चुनाव की चर्चा है। कल तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के 2 दावेदार थे, आज तीसरे का नाम भी सामने आ गया। अब दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। अशोक गहलोत ने साफ कह दिया था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अगर जीत गए तो भी वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहेंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि उदयपुर में जो तय हुआ था उसका पालन होगा। उदयपुर में कांग्रेस ने यह तय किया था कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहेगा। आज राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को यह बात याद दिला दी। जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। इट्स इंटरेस्टिंग टू मी दैट एवरीबॉडी आस्क्स द क्वेश्चन about when the Congress party election is going to take place. Who is going to fight the Congress party election? But you do not do this about any other political party in the country. You do not ask this question about the BJP. वैसे आज अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलने केरल पहुंच गए। खास बात यह है कि गहलोत कल सोनिया गांधी से मिले थे और आज राहुल से। दूसरी तरफ सचिन पायलट कल राहुल गांधी के साथ थे, वो आज सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। और इसी बीच दिग्विजय सिंह का नाम चर्चा में आया। दावा किया गया कि दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर दावेदारी कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वो एक ही पद पर रहेगा। आप भी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं क्या? आप 30 तारीख का इंतजार करिए। भरने के पहले ये लागू नहीं होता, जब निर्वाचित हो जाएंगे तब लागू होगा। तो आपका मानना है सर कि जो ये फॉर्मूला है वो लागू होना चाहिए? सभी के लिए लागू होना चाहिए। कमलनाथ जी ने भी अभी इस्तीफा दिया है CLP से जी, और सभी पर लागू है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें सिर्फ कागजी हैं, बेमानी हैं कि अशोक गहलोत जीतेंगे, शशि थरूर लड़ेंगे या दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी एक दिन के लिए दिल्ली आएंगे, अपनी मां सोनिया और बहन प्रियंका से मिलेंगे। ये लोग मिलकर तय करेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा। और सच बात तो है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी यही चाहते हैं कि या तो राहुल गांधी खुद अध्यक्ष बन जाएं या वो तय कर दें कि कौन बनेगा। कोई नहीं चाहता इलेक्शन हो, कोई नहीं चाहता टकराव हो। सब मानते हैं इस समय कांग्रेस पार्टी को जोड़े रखने की ज्यादा जरूरत है और इस फेविकोल का काम सिर्फ नेहरू गांधी परिवार ही कर सकता है। आज पंजाब से इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई। पंजाब में आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दोनों सड़कों पर उतरे। आम आदमी पार्टी के विधायक गवर्नर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और बीजेपी के नेता भगवंत मान की सरकार के खिलाफ। चूंकि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की परमिशन कैंसिल कर दी, इससे आम आदमी पार्टी के लोग बेहद नाराज हैं। भगवंत मान विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना चाहते थे। गवर्नर ने पहले इसकी परमिशन दे दी थी, लेकिन जब यह कहा गया कि सरकार सिर्फ विश्वास मत हासिल करने के लिए सेशन बुला रही है, जबकि किसी ने बहुमत पर सवाल नहीं उठाया, इसके बाद गवर्नर ने परमिशन कैंसिल कर दी। इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के MLAs सड़कों पर उतरे। गवर्नर के आवास की तरफ जब वो बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जमकर नारेबाजी की। धरने की वजह एक ही है कि आम आदमी पार्टी 92 विधायक है हमारे यहाँ, उन्होंने एक गवर्नर साहब को एप्लीकेशन भेजी थी कि हमने सेशन बुलाना है अपना। तो पहले गवर्नर साहब ने उसकी स्वीकृति दे दी, उन्होंने हाँ कर दी, और अगले ही दिन उन्होंने इसको बुलाने से मना कर दिया। और ये एक लोकतंत्र का कत्ल है एक तरह का। सो उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। आम आदमी पार्टी के MLAs ने गवर्नर के खिलाफ मोर्चा खोला, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के वर्कर्स आज भगवंत मान के घर का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी के नेताओं का इल्जाम है कि भगवंत मान जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाए।
कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन लोटस और विश्वास मत हासिल करने जैसे ड्रामे कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि विधानसभा ड्रामे के लिए नहीं बनी। आम आदमी पार्टी को हम मुद्दों से भटकने नहीं देंगे। पंजाब विधानसभा लोगों के मुद्दों के पर बहस करने के लिए बनी है, नौटंकी करने के लिए नहीं बनी। पिछले 6 महीने की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, जो इन्होंने वादे किए थे उस पर एक भी वादा पूरा नहीं कर सके और इनको डर था, भगवंत मान जी को, केजरीवाल जी की शरारत थी कि इनको अभी उतारना है। तो केजरीवाल जी ने जैसे दिल्ली में किया था, इनको बोलो कि आप जाकर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर लो। मैं पूछना चाहता हूं कि जब किसी ने नो कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं की तो इनको क्या जरूरत पड़ी। बीजेपी के विरोध और गवर्नर के इनकार के बाद भी चीफ मिनिस्टर भगवंत मान असेंबली का सेशन बुलाने पर अड़े हुए हैं। आज भगवंत मान ने कहा कि अब 27 सितंबर को पंजाब विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिल गए हैं, दोनों पार्टियां मिलकर आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही हैं। एक चीज बहुत हैरानीजनक देखने को मिली इस घटनाक्रम में कि कांग्रेस भी बीजेपी के साथ थी। कांग्रेस भी चाहती थी ऑपरेशन लोटस हो। कांग्रेस जो है वो पत्र दे के आई थी, अकाली दल भी उनके साथ था। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे नहीं है, पूरे देश में। भगवंत मान ने आरोप लगाया तो कांग्रेस ने जवाब दिया। हमारा तो एक ही बड़ा सिंपल सा सवाल है आम आदमी पार्टी को। एक मुख्यमंत्री तो दारू में भ्रष्टाचार करता है और दूसरा मुख्यमंत्री इतनी दारू पी लेता है कि हवाई जहाज में उसको चढ़ने नहीं दिया जाता है। केजरीवाल जी, ये दारू से आपका क्या संबंध है? देश को ये बताए, इधर उधर की बातों में भटके ना। देश को ये बताए कि दारू से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या संबंध। इसको बीजेपी की टैक्टिक्स ना अपनाए केजरीवाल जी। जब सवाल आपसे सिंपल हो तो इधर उधर भागने का काम ना करें। मुझे लगता है भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर चल रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल पर शराब घोटाले के इल्जाम लगे, स्कूल घोटाले की जांच रिपोर्ट आई तो केजरीवाल ने भी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया, बहुमत साबित किया और भगवंत मान बिल्कुल यही कर रहे हैं। हैदराबाद से आज परेशान करने वाली तस्वीरें आई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले के टिकटों की बिक्री के दौरान आज वहां भगदड़ मच गई। 25 सितंबर को हैदराबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच होना है। इसे लेकर हैदराबाद के जिमखाना क्लब के बाहर आज हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। ये सारे लोग रात से ही लाइन में खड़े थे, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से भड़क गए। वहां पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। टिकट काउंटर पर लोगों ने नाराजगी दिखाई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पता ही चला कि टिकट काउंटर पर टिकट बहुत कम थे, लेकिन 30,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए, जिन्हें कंट्रोल करने के पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठी चली तो भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस का कहना है कि अचानक बारिश की वजह से भगदड़ वाली सिचुएशन पैदा हुई और इस स्टैम्पीड में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। यह घटना हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की लापरवाही की वजह से हुई। भारत ऑस्ट्रेलिया के मैच के टिकट पहले ऑनलाइन बेचे जा रहे थे, लेकिन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने अचानक पुलिस को खबर दिए बगैर टिकटों की ऑफलाइन बिक्री का ऐलान कर दिया। क्योंकि पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था, हजारों लोग टिकट लेने पहुंच गए, इसलिए हालात बेकाबू हुए। इस वक्त दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले रूट पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। नरसिंहपुर से इफ्को चौक के बीच हजारों गाड़ियों की लाइन लगी है। कई कई घंटों से लोग सड़क पर फंसे हुए हैं, घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। असल में आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद से बारिश काफी तेज हो गई। कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर नरसिंहपुर के पास तो हालत ये हो गई कि सड़क पर 2.5 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर गाड़ियां फंस गई। उसका असर यह हुआ कि दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले पूरे रास्ते पर जाम लग गया
जो आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। गुरुग्राम में शाम 5 बजे से अब तक 55 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और उसके बाद भी बारिश थमी नहीं है, लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल भी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। गुरुग्राम की सड़कों का बारिश में क्या हाल हुआ, इसका अंदाजा आपको दिन की तस्वीरें देखकर लगेगा। शाम को जब बारिश तेज हुई तो सड़कें तालाब बन गई, लोग घुटनों तक पानी के बीच चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नदी पार कर रहे हैं। कई जगह लोगों की गाड़ियां वाटर लॉगिंग में फंस गई। गुरुग्राम के लोगों को इस बात की परेशानी है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा है और ये बेमौसम की बरसात है जिस पर किसी का कोई बस नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।